अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। और जनाब नया दिन है, नई सुबह है और वही दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ज़रूर ख्याल रख रहे होंगे। जनाब दिन का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत सी बात के साथ कि इंसान को ना अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों और तमाम मखलूक़ात से अफजल बनाया है और इसको अक़ल और शऊर भी वैसे दिया है जैसे वो तमाम जानदार मखलूक को अक़ल अता की है, लेकिन इंसान को अक़ल के ज़रिए अशरफुल मखलूक़ात बनाया। और इस आयत करीमा का मफ़हूम है कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया और किसी भी दूसरी मखलूक के लिए अल्लाह ताला ने यूँ नहीं फरमाया और ना ही किसी दूसरी मखलूक को इंसान से ज़्यादा अक़ल और शऊर दिया है। फ़रिश्ते तो मासूम हैं और उनके पास तो ख्वाहिशात की ताकत भी मौजूद नहीं है और उनके अंदर तो नफ्स पलीत की ख्वाहिशात जन्म ही नहीं ले सकती हैं। अब चूँकि नफ्स ही दरअसल हम इंसानों में ख्वाहिशात पैदा करता है और इसी नफ्स ही के ज़रिए हम अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम भी बनते जाते हैं और हमारी यही जो ख्वाहिशात होती हैं ना वो हमें तबाही की तरफ भी लेकर जाती हैं। और हम मुसलमान हैं और कलमा पढ़ने के बाद हमारी तमाम ख्वाहिशात एक ख़ास दायरे में आकर क़ैद हो जाती है और इस्लाम एक मुकम्मल दीन भी है और अल्लाह पाक ने अपने महबूब के ज़रिए ये दीन मुकम्मल करवाया है। और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, लेकिन अफसोस कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ख्वाहिशात के शिकार हम मुसलमान ही हो रहे हैं। हालांकि हमारे लिए तो ये दुनिया एक कैद खाने की तरह है और बेहतर से बेहतरीन और अच्छी से अच्छी चीज़ के पीछे हम इतना भाग रहे होते हैं, जो कुछ हमारे पास उस वक्त मौजूद होता है ना उसका शुक्र अदा करने के बजाय हम मज़ीद की तलाश में उस चीज़ को भी भूल जाते हैं जो हमारे पास होती है और फिर हम अच्छे बुरे की तमीज़ किए बग़ैर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में जुड़ जाते हैं। तो जनाब जिस तरह ये बताया गया है कि ये एक कैद खाना है, दुनिया को एक कैद खाने के तौर पर बताया गया है, तो हम लोग इतना ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात में मगन हो जाते हैं, इतना ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात की ज़ंजीरों में जकड़े जाते हैं कि हम फिर अच्छा और बुरा भूल जाते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। फिर हम सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए आगे बढ़ते जाते हैं और हर चीज़ को पसे पुश्त डाल देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि जो हमारी ख्वाहिश है क्या वो सही भी है या गलत है, मनफी है या मस्बत है। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मैं तो सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ लोगों को या मेरे इर्द गिर्द जो मेरे से मुंसलिक लोग हैं उनको कितना सफ़र करना पड़ सकता है मेरी सिर्फ़ एक ख्वाहिश के हवाले से या उसको पूरा करने के लिए। तो इसलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि जनाब जो हमारा नफ्स है वो किस तरह की चीज़ें हमसे मांग रहा है, हमारी जो ख्वाहिशात हैं वो किस तरह की हैं, क्या वो बेमायनी तो नहीं है, या अगर मायनी रखती हैं तो उसके लिए हमें किस तरह की कोशिश करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। ये भी बड़ा एक लाजमी अंसर है कि हमने इसके बारे में भी गौर व फिक्र करना है। और इसलिए कहा जाता है कि जनाब अपने नफ्स पर कंट्रोल करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारा नफ्स हमें किस पैराए पर लेकर जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए आज का यही पैगाम था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था कि जनाब अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपनी मस्बत या बाकी चीज़ों को पसे पुश्त ना डालें और बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ हमने शेयर किया है। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से जनाब गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करने की कोशिश भी करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे इसका बेहतर इलाज और एहतियात जानने की कोशिश करते हैं। तो जनाब बचपन से हम ये सुनते आए हैं कि पानी ज़िंदगी है, क्योंकि ये इस हयात कारवां का एक बुनियादी जुज़ है। इंसानी जिस्म 70% पानी पर मुश्तमिल है और इसमें कमी से सेहत के हवाले से कई
जो मसाइल हैं वो भी पैदा होने के इम्कानात सामने आते हैं। और कई मरतबा ऐसा होता है कि आप कई घंटे अपने काम में इतने मसरूफ़ रहते हैं कि जनाब पानी पीना ही भूल जाते हैं, और जो सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है, क्योंकि जिस्म को इस सियाल की ज़रूरत होती है ताकि अपने अफ़ाल मुनासिब तरीके से जारी रख सके, जबकि हमें एनर्जी और तवाज़ुन में भी इसकी मदद से ही मुमकिन हो पाता है। और अमरीकी तहकीक में ये बताया गया है कि जो ख़वातीन डिहाइड्रेशन का शिकार होती हैं उनमें थकावट, चिड़चिड़ाहट और तवज्जो मरकूज़ करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और इसी तरह अगर मर्द में पानी की कमी हो जाती है तो उन्हें भी थकावट और ज़हनी कामों में मुश्किल वक्त का सामना होता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि गर्मी की शिद्दत के बायस हमें यूँ लगता है कि जनाब जैसे सूरज आग बरसा रहा हो। ताहम ऐसे में पसीना आना भी एक मामूल की बात है, लेकिन अक्सर अफराद में ये जिस्मानी बू का बायस बनता है, जो कि शर्मिंदगी और उकताहट का बायस बनता है। ताहम पानी की कमी और पसीने से बदबू के आने को कैसे दूर किया जाए, कितना पानी पीना चाहिए, ख़ास करके जितनी गर्मी आजकल पड़ रही है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है, उस हवाले से बात करेंगे। कौन कौन सी जो हमें डाइट है, कौन कौन से फल हैं, सब्जियां हमें वो खानी चाहिए और किन मशरूबात का इस्तेमाल करना चाहिए, उस हवाले से बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हाफिज़ खालिद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम कहती हूँ हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? आपका अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है ना, हर कोई यही तो कह रहा है कि डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और अभी आगे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़नी है जब ज़्यादा डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो साइंस एंड सिम्टम्स पे बात कर लेते हैं कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जब हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे होते हैं। हमारा जो ब्रेन है ना, इसमें 90% वाटर होता है। हाँ जी। तो जब उससे वाटर 90% से नीचे आता है ना, तो हमें सुस्ती, काहली, चक्कर का आना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हम इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अच्छा, अब डिहाइड्रेशन होती क्या है? हमारे जिस्म में जब वाटर की कमी, नमकियात की जो कमी होती है, इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की जो नुकसानात हैं वो क्या हैं, और डिहाइड्रेशन किन किन चीज़ों की वजह से होती है? देखिए, जैसे आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई है और आपको वॉमिट हुई है, डायरिया हुआ है, तो इससे डिहाइड्रेशन का आप शिकार हो जाते हैं। अच्छा। जैसे हम जिम में ट्रेनिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें स्वेटिंग होती है, डेफिनेट हम कार्डियो करते हैं, इलेक्ट्रिकल की सारी चीज़ें, तो उससे मतलब जब वाटर जो है हमारी बॉडी से कम होने लगता है, तो उसके बाद हमें डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। सही। अच्छा, अब डिहाइड्रेशन से हम बचा कैसे जा सकता है? डिहाइड्रेशन जो है, देखिए, पानी का दुनिया में कोई निमल बदल नहीं है। बेशक। आप डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जितनी मर्जी खा लें, लेकिन पानी पानी ही है। अच्छा। मेरा एक छोटा सा मतलब मैं कहना ये चाहूँगा कि पानी, अगर आपका 20 kg बॉडी वेट है तो 1 लीटर पानी आपकी बॉडी की नीड है। अगर आपका 40 kg वेट है तो 2 लीटर। अगर आपका 60 kg वेट है तो 3 लीटर। अगर आपका 80 kg है तो 4 लीटर। अगर आप 100 kg के हैं तो 5 लीटर पर डे। अगर आप इतना वाटर पी सकते हैं, इतना वाटर पूरा कर सकते हैं अपनी बॉडी का, तो फिर आपको डिहाइड्रेशन कभी भी नहीं होगी। अच्छा, दूसरा हमारा आम कॉन्सेप्ट, हमारे एक मिथ ये बनी हुई है कि लस्सी पी लें, शरबत पी लें, बाकी सारे अगर हम मशरूबात पी लेंगे तो शायद हमारा जो पानी का इंटेक है वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो कंफ्यूज आपने कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक आम हमारे घर में लस्सी बन जाती है, नमकीन हो या मीठी हो, हम कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा ड्रिंक्स पिएं उतना ज़्यादा हम डिहाइड्रेशन के शिकार नहीं होंगे। अच्छा, देखिए, लस्सी जो है वो आप मीठी पिएं या नमकीन पिएं, वो भी डिहाइड्रेशन का बाइस बनती है, क्योंकि उसमें नमक भी आ गया, चीनी भी आ गई। दूसरा, हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, ये चीज़ें भी डिहाइड्रेशन का शिकार हमें करती हैं। अच्छा। अमूमन सुना गया है कि अगर आप चाय पिएंगे तो प्यास ज़्यादा नहीं लगती, कॉफ़ी पिएंगे तो प्यास ज़्यादा नहीं लगती। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये मिथ्स हैं सारी मिथ्स जो खुद हमने बना ली हुई है। बिल्कुल। देखिए, कैफीन जो है वो आपकी बॉडी में पानी की कमी लाती है। ठीक है। और कॉफ़ी है, चाय है, आपको पता है इन चीज़ों में कैफीन है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो फ्रूट्स जो हैं वो आप खा सकते हैं। वाटरमेलन है, मेलन है, अच्छा, आड़ू है आजकल, फालसा है। सही।
अच्छा, ड्रिंक्स में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो ड्रिंक्स बाज़ार से मिलते हैं ना, वो प्लीज़ खुदारा बंद कर दें, उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन हमारा तो ये होता है कि अगर बाहर जा रहे हैं, सफ़र में हैं या बाज़ार चले गए हैं, वहाँ पे अगर ज़्यादा प्यास लग गई है तो बाहर से ठेले से जो भी शरबत मिला या कोई जूस मिला, फ्रेश जूस मिला, वो हमने पी लिया। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, हम करते ऐसे ही हैं। हाँ, लेकिन इससे कोई फ़ाका नहीं होने वाला हमारे अच्छा। हाइड्रेशन पे। उसके लिए सिर्फ ये है कि अगर आप एक ड्रिंक मैं आपको बता देता हूँ, आप घर में बना सकते हैं। अच्छा। वो सबसे बेस्ट ड्रिंक है। आप जितने कार्बोनेटेड ड्रिंक है, जितने शरबत हैं जो हम घरों में पीते हैं, इनसे आपकी पानी की कमी पूरी नहीं होती। सेकेंडली, मैं पानी पीने का तरीका ये है कि जब हम पानी को बहुत ज़्यादा गिलास भर भर के पीते हैं ना, तो या तो वो स्वेटिंग हो जाएगी हमें, या फिर हम ये है कि यूरिन पास करेंगे तो पानी निकल जाएगा बॉडी से। अच्छा, जब हम पानी को एक एक सिप लेके, एक एक घूंट पी के, जैसे कि सुन्नत रसूल भी है कि पानी को आप 3 सांस में पिए, और जब आप छोटे छोटे घूंट लेते हैं ना, तो उससे ये होता है पानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, फिर वो ज़्यादा देर तक स्टे करता है। ठीक है, तो पानी जैसे हम खड़े होकर फौरी पीना शुरू कर देते हैं और ये 3 ग्लास 2 ग्लास पीना शुरू कर देते हैं। उसका कोई फायदा नहीं है। आप पानी एक गिलास आपकी बॉडी से निकल जाएगा, निकल जाता है, उसी वक्त ही निकल जाएगा। ठीक 5-10 मिनट बाद आप फील करेंगे कि आपको या तो ओवर स्वेटिंग होनी शुरू हो गई है, या फिर आप वॉशरूम जा रहे हैं। अच्छा, जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में आप वाटरमेलन है। लेकिन ये थोड़ा सा क्लियर कर दें, लोग कहते हैं ना कि 12 से 10 गिलास पीना चाहिए एक दिन में, तो वो तो आपने बता दिया, लेकिन मतलब नॉर्मल कितना पी ले तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा? देखिए, अगर आप डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो 12 से 15 गिलास। अच्छा, 12 से 15 करने जी। ओके। और अगर आप नॉर्मल वेदर नॉर्मल है तो फिर भी आपकी बॉडी की नीड है 10 से 12 गिलास। ठीक है। ठीक है, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर आपको फील हो रहा है कि नहीं आप बहुत ज़्यादा हॉट है, तो फिर उसके लिए 12 से 15 गिलास आपकी बॉडी की नीड है। लेकिन जो लोग नहीं पी सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, मतलब वो कहते हैं हम खाली पानी नहीं पियेंगे, हम उसमें कोई ऐड चीज़ कर लेंगे, शरबत डाल लेंगे या कुछ और बना के पी लेंगे, तो उस हवाले से बताएं कि क्या हाँ जी, मैं कर आपको सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक ड्रिंक बताता हूँ। हाँ। वो ड्रिंक ये है कि आप एक लेमन ले लें। ठीक है। ठीक है, उसको एक लेमन का जूस ले लें, सिर्फ जस्ट 1 लेमन लें, 1 टेबल स्पून उसका जूस होना चाहिए। ओके। ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट, वो भी टेस्ट के लिए। अच्छा, उसको या तो आप जैसे हम स्कंजीन पीते हैं तो उसमें चीनी ऐड ना करें, बहुत ज़्यादा आप नमक ना उसमें डालें, तो जस्ट लेमन वाटर जो है वो भी आपकी बॉडी की नीड पूरी करता है, वो आपके मिनरल्स भी आपको जी बिल्कुल देता है। ठीक है जी। और दूसरा ये है कि अगर आप वाटरमेलन है, जैसे उसका जूस है, वाटरमेलन का जूस निकाल लें, उसके अंदर आप जस्ट एक लेमन डाल लें, वो पिए, वो बड़ा रिफ्रेशिंग है आपके लिए। ये हम इसे बोलते हैं स्पोर्ट्स ड्रिंक। ये स्पोर्ट्स ड्रिंक होता है, ये जिम के बच्चों को जब वो ट्रेनिंग करते हैं तो उनको जब ओवर स्वेटिंग होती है तो फिर हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप ये पिएं, इससे आपको एनर्जी भी फील होगी और आप सुस्ती ये इस तरह फील नहीं करेंगे, थकावट है, बॉडी में जान नहीं है, बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। अच्छा। अमूमन देख लें, डिहाइड्रेशन सबसे पहले आपके स्किन पे भी इफेक्ट करती है। स्किन आपकी ड्राई हो जाती है, शुरू हो जाती है, अजीब सी स्किन हो डल स्किन हो जाती है, डल स्किन हो जाती है। फिर देखें, जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं ना, आप नोट करें उनकी ब्रीथ में से भी स्मेल आती है। जब हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो फर्स्ट ब्रीथ जो होती है वो आपको फील होता है उसमें स्मेल है, क्योंकि ओवरनाइट हम पानी नहीं पीते, हमारे अंदर पानी की कमी होती है। जब पानी की कमी पूरी होती है, हम ब्रश करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो उसके लिए ये है कि आप पानी पीते रहें, और पानी ना पीने से स्किन तो इफेक्ट होती ही है आपकी। देखिए, आपकी आंखें भी स्वेल होने लगती हैं सिर्फ पानी ना पीने से। पानी इटसेल्फ देखिए कोई केमिकल नहीं है, ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक ऐसा समझ लें टॉनिक है कि जो हमारी बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं इनको चलाने में हेल्प आउट करता है और इनको क्लीन करता रहता है वो वक्तन फवक्तन, और आपकी बॉडी सिस्टम को, बॉडी के जितने पार्ट्स हैं इंटरनल, वो सारे क्लीन होते हैं पानी पीने से। अच्छा, पानी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि पानी वेट रिडक्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सिंपल वाटर, इसमें कोई साइंस नहीं है, कोई चीज़ नहीं डालनी है आपने। अगर आप 12 से 15 गिलास पानी पीते हैं तो उससे भी आप फील करें कि आपकी बॉडी की फैट्स कम हो रही है। अच्छा, ये 12 से 15 गिलास जो पानी पीना है, ये नॉर्मल टैप वाटर पीना है या ठंडा यख पानी पीना है, ये भी बता दें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा आने वाली है। अच्छा, पानी जो है ना, ये जैसे आपका
तकिया और बिस्तर जो है ये आपके मिजाज का होता है ना, पानी भी आपके मिजाज का होता है। अच्छा, ठीक है, आपका जो दिल करे वैसे पानी पिए। ठीक है। मेडिकल साइंस ये कहती है कि चिल्ड वाटर ना पिए, आप रूम टेम्परेचर पी लें, थोड़ा सा ठंडा हो तो ठीक है। तो बाकी लोग कहते हैं गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा नहीं पीना चाहिए। मैं कहता हूँ जो लोग पीते ही ठंडा पानी है, अब वो पानी पीना छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता। हाँ जी, उसके लिए ये है कि पानी अपने मिजाज के मुताबिक, अपने तबीयत के मुताबिक पीना चाहिए। अच्छा, अब ये जो फ्रूट्स आए हुए हैं, इनमें कौन कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं और किनका जूस पी सकते हैं जो हमारे लिए बेहतर है? हाँ, और कौन कौन सी चीज़ उसमें ऐड ऑन नहीं करनी है हमने? अच्छा, जो फ्रूट्स मैं आपको खाने के लिए बताऊंगा ना, वही जूस के लिए होंगे। ठीक है, ठीक है। जैसे वाटरमेलन है, आप उसका जूस भी पी सकते हैं और खा भी सकते हैं। जैसे आजकल आड़ू है, बड़ा आम हुआ हुआ है मौसम के मुताबिक, उसका आप जूस भी पी सकते हैं, आप उसको खा भी सकते हैं। सही। फालसा जो है ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, आप उसको जूस भी पी सकते हैं, खा भी सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह के जो फ्रूट्स हैं ये आप अगर पीते हैं साथ साथ बॉडी में, तो आपकी बॉडी की कमी भी पूरी होगी, पानी की भी, और दूसरा ये है कि आपकी बॉडी में आप एनर्जेटिक भी रहेंगे। ओके, ठीक अच्छा, है। हम करते क्या है कि यही जूस, इसमें हम लॉट ऑफ शुगर डाल ली, लॉट ऑफ सॉल्ट डाल लिया, तो फिर उस जाहिर है फिर वो ख़राब होगा सिस्टम, मतलब उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यूज हैं वो फिर नहीं रहती है ना उतनी। हाँ, तो इसलिए जो है जूस बगैर चीनी के, बगैर नमक के, मतलब थोड़ा सा डाल लें जो हस्बे जायका हो। हाँ, और ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है ना, जितने भी, इससे बचें। हम कोई भी ड्रिंक जो है सामने आता है तो ये सोचते हैं गर्मी है, इसको पीना है हमने। हाँ। अच्छा, वो थोड़ा फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा टाइम के लिए हमें ये तो फील होता है कि हमें थोड़ी ठंडक फील हो रही है, ये ठंडा पानी पी रहे हैं, ये तो फिर भी फील होता है। और उसके बाद लेकिन ज़्यादा प्यास लगती है, मैंने नोट किया। आप ठंडा पी के देखिए, आपको फौरी प्यास लगेगी। जब आप रूम टेम्परेचर नॉर्मल पीते हैं तो फिर आपको प्यास कम लगती है। तो ये भी एक मतलब साइंस है इन तमाम तर चीज़ों के पीछे। अच्छा, दूसरा खालिद साहब ये भी बताइए कि आजकल संदल का शरबत, बादाम का शरबत, सत्तू भी बहुत ज़्यादा पिया जाता है, ख़ास करके गर्मी में। इस तरह के मशरूबात का भी इस्तेमाल कर लिया जाए? देखिए, अगर तो ये संदल का शरबत जो है या बादाम का शरबत अगर आपने घर पे बनाया फिर तो ठीक है। ठीक है। अगर बाहर से बनाया तो सिवाय शुगर के इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। हाँ, हम फील करते हैं, हम पी के एनर्जेटिक फील करते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ आप शुगर की वजह से करते हैं, चीनी की वजह से करते हैं। ठीक है। अगर आप घर में ड्रिंक बनाना चाहते हैं तो आप स्कंजीन पी सकते हैं। ओके। और अगर आपने फॉर एग्जांपल लस्सी ही पीनी है तो देखिए उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट ना डालें, हस्बे जायका थोड़ा सा नमक डाल लें, या अगर आपको टेस्ट आपका डेवलप नहीं है नमक से तो थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें। लेकिन बहुत माइनर सी, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप पी सकें, मतलब ना पीने से तो बेहतर है ना कि आप थोड़ा अगर पी लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब हम लस्सी में नमक, चीनी, जूस में, ये जितने भी मार्केट में शरबत आए हुए आजकल मुख्तलिफ कलरों के, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, तो ये जितने भी शरबत हैं ये सारे के सारे डेंजरस हैं आपके लिए। इससे कोई पानी की कमी पूरी नहीं होने वाली सिवाय शुगर होने के। अच्छा। ये पी के शुगर ज़रूर हो सकती है आपको। अच्छा, लेकिन अगर घर में हम बना रहे हैं तो चीनी की जगह कुछ और देखिए, ऑल्टरनेटिव जैसे यूज़ आपने कर सकते हैं? हाँ, देखिए उसके लिए ये है कि आप शक्कर यूज़ कर लें। ठीक है। शक्कर बेस्ट है, और ब्राउन शुगर कंपैरेटिवली बेहतर है। ओके, क्योंकि उसको सारा केमिकल थोड़ा कम लगा होता है, थोड़ी मतलब वो आप यूज़ कर सकते हैं हस्बे जायका। आपने बात की सत्तू की, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप पी सकते हैं। अब सत्तू जो है ये चीनी के बगैर कैसे पिया जाए? एग्जैक्टली, उसके बाद तो जायका ही नहीं आएगा ना। उसमें फिर ये है कि हम ना थोड़ी सी शक्कर ऐड कर लें। शक्कर थोड़ी सी भी डालेंगे तो आपका वो जो सत्तू है, ये जो हमारी तोहफा हमें मिला हुआ है अपनी घरों की तरफ से, ये बड़ा स्पेशल वाकई इसका टेस्ट अच्छा है इसका, और इसका फ़ायदा भी है पीने में। तो ये मैं समझता हूँ कि ड्रिंक अगर आप घर बनाकर पिए तो फिर आपकी मतलब आपको फ़ायदा है। जैसे ORS है फॉर एग्जांपल, आपको अगर कुछ नहीं मिल रहा, आपने ट्रेनिंग करनी है, बॉडी में कमज़ोरी है, वीकनेस है, स्वेटिंग है, आप फील कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है तो जस्ट एक ORS लें, उसको आप 1.5 लीटर पानी में डालें और वो सिप सिप करके पीते रहें। देखिए, पानी जब आप सिप सिप करके पिएंगे ना तो फिर आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब रहेगा और फिर जल्दी निकलेगा नहीं। तो ये ज़्यादातर चीज़ें जिनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लेस शुगर और लेस सॉल्ट के साथ। बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी में भी हम शुगर ऐड करते हैं। अब ग्रीन टी जो है आम कॉन्सेप्ट, अब हमारे टेस्ट बर्ड्स इतने डेवलप हो गए हैं ना कि अब हम शुगर के बगैर रह नहीं सकते, मीठे के बगैर रह नहीं सकते। अच्छा मुनीबा, हम आज मीठे को नहीं छोड़ रहे ना, कल मीठे ने हमें नहीं छोड़ना।
ऐसे ही है, ट्रू। तो ज़रूरी है कि हम ना मीटर को खुद ही छोड़ दें इससे पहले कि वो हमें छोड़ दें। तो बेहतर ये है कि आप, मैं समझता हूँ कि देखिए ना, हम पानी से बड़ा कोई भी फैट कटर नहीं है, पानी से बड़ा कोई केमिकल नहीं है। आप अच्छा। पानी सिर्फ सिंपली मेरे कहने पे इतना 10 से 12 गिलास पानी पी के देखें, आपको कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होगी। अच्छा, पानी की कमी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन क्या पानी ज़्यादा पीने से भी कुछ हो सकता है? देखिए, हमारी बॉडी के अल्लाह ताला ने एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ है, जो पानी एक्सेस होता है ना फौरी निकल जाता है बॉडी से। सही। अगर आप पानी ज़्यादा पी लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी नीड है 1 गिलास, तो आप 2 गिलास पी लें तो आप देखेंगे ठीक 15 मिनट बाद आप वॉशरूम चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ही अगर पानी के 10 से 12 गिलास एक आम इंसान, सेहतमंद इंसान के लिए रिकमेंडेड है, WHO की भी रिकमेंडेड यही है, तो अगर आप उसको डबल कर लेते हैं, 20 गिलास तक चले जाते हैं, तो क्या होगा? वो फिर ये होगा कि फिर आप अपनी चेयर जो है वॉशरूम में लगा लें, ठीक है, ताकि फिर आपको आना जाना ना पड़े ना, तो फिर वहीं बैठ के आप फिर मतलब वो ज़्यादा पिएंगे तो ऑब्वियसली वॉशरूम जाना ज़्यादा पड़ेगा। अच्छा, ये जो ज़्यादा हम लोग तो ऑफिसेज में बैठ के काम करते हैं ना खालिद साहब, तो हमारा लिए जो पानी के ग्लासेस है, जिस तरह आपने कहा कि 12 से 15 गिलास पी सकते हैं, लेकिन जो बाहर मज़दूर काम कर रहे होते हैं उनका तो हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा लो होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, सड़कों पर काम कर रहे होते हैं, 10-10 12-12 घंटे धूप में खड़े होकर काम करते हैं, उनके लिए क्या आप कहेंगे? अच्छा, देखिए, अगर उन्होंने साथ अपनी बॉटल लेकर जानी है तो वो क्या लेकर जा सकते हैं? वो शक्कर डालें पानी में, अच्छा, और वो पिए पानी सत्तू, और शक्कर, बस जस्ट पानी में शक्कर डालें, हाँ, पानी में सत्तू डाल लें, सत्तू डालने साथ थोड़ी शक्कर ऐड कर लें, ठीक है, वो सारा दिन उनको एनर्जेटिक रखेगी, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि बस मैं ये जो ड्रिंक्स है ना, ये जो बाहर से मिलते हैं, बहुत डेंजरस है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो बेहतर ये है कि इनको बंद करें। जो आप स्कंजीन बना के ले जाएं, आप वो बना लें, उसमें भी वो भी आपकी बॉडी की जो नीड है वो भी पूरा करेगी। वो एक तो आपको हाइड्रेट रखेगी, दूसरा जो आपके मिनरल जो लूज हो रहे होते हैं पसीने की वजह से, वो भी पूरा कर रहे होते हैं। आपका हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि जब आप डिहाइड्रेट होते हैं, आपकी स्किन जो है ये ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, एक्नी हो जाती है, पिंपल हो जाते हैं। सिर्फ स्किन नहीं, हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। ओवरऑल हमारी बॉडी के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जो इम्पैक्ट है, वो बुरा पड़ना शुरू हो जाता है। लास्ट कमेंट क्या करेंगे खालिद साहब, आप पैगाम क्या देना चाहेंगे जो लोग पानी नहीं पीते? अच्छा, जो लोग पानी नहीं पीते वो फिर मेरा ख्याल है कि उनको कंग्रेचुलेशन, वो तैयार हो जाएं। बहुत सारी बीमारियों की तरफ से उनको इनविटेशन कार्ड आने वाला है अगर वो पानी नहीं पीते तो। अगर आप तमाम बीमारियों से बचना चाहते हैं, कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहते हैं, जो कि उम्मुल मर्ज है, पूरी बीमारियों की माँ है, वो सिर्फ सिंपल वाटर, तो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हाफिज़ खालिद मलिक हमारे साथ मौजूद थे, फिटनेस एक्सपर्ट हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और डिहाइड्रेशन के हवाले से बात कर रहे थे, पानी की अहमियत के हवाले से हम बात कर रहे थे। सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। तो जनाब, दुनिया भर में ना हर साल 3 बिलियन टन से ज़्यादा कचरा पैदा होता है, और ये कचरा इतना ज़्यादा है कि इससे 9 लाख ओलंपिक साइज़ के स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं। और इस सारे कचरे का 1/3 हिस्सा खुलेआम फेंक दिया जाता है या उसे जला दिया जाता है, और जिससे बहुत ज़्यादा आलूदगी पैदा होती है और बेशुमार बीमारियों का बायस भी बनती है। और कई तरक्की याफ्ता ममालिक में कचरे को रिसाइकिल करके कारआमद बनाया जाता है, और उन ममालिक में सिंगापुर, चाइना, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, अमेरिका और बहुत और ममालिक भी शामिल हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान भी इस मामले में उन तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने ही वाला था कि किसी बदनज़र की नज़र खा गई हमें। यानी लाहौर में कूड़े से 70 मेगावाट बिजली तैयार होने के मंसूबे को ब्रेक्स लग गई है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट और बहावलपुर से मौसूल होने वाली म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट से बिजली पैदा करने की वर्किंग रोक दी गई है, और मंसूबे के मुमकिन सरमायाकारों के मुआहिदे भी ख़त्म कर दिए गए हैं। नॉर्वे, जर्मनी और चाइना से होने वाले MOU परवान ना चढ़ सके, और मंसूबे का मालियाती और ऑपरेशनल मॉडल नए अहकाम तक सुस्त रवि का शिकार है, और सरमायाकार और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के ऑपरेशंस प्लानिंग विंग गैर फाल है।
ख़त्मी फ़ैसले के लिए बारीक बीनी से गौर-व-ख़ौज़ और मुशावरती 15 इजलास करवाए गए हैं और 4 माह की कोशिशों के बाद भी वेस्ट टू एनर्जी मंसूबे पर लगी ब्रेक बहाल नहीं हो सकी हैं। तो शहर लाहौर में बताया ये जा रहा है कि 5 से 6,000 मीट्रिक टन वेस्ट रोज़ाना बेदर्दी से डंप कर दिया जाता है और महकमा बल्दियात के रिपोर्ट के मुताबिक इस कूड़े से शहर की 70 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या वजूहात हैं और क्या मुश्किलात हैं जिसकी वजह से ये मंसूबा तबाही के दहाने तक पहुँच चुका है और किस तरह इसको बेहतर किया जा सकता है, क्या ये दोबारा से बहाल हो पाएगा, इस पर बात करेंगे। इमरान अकबर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला का। इमरान, ये एक बड़ा अच्छा मंसूबा था कि हमने किस तरह वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, क्या बना इस मंसूबे का, क्यों सुस्त रवि का शिकार और क्यों अब बंद हो गया है? मुनीबा, बस बदकिस्मती है। हाँ, किसी की नज़र बदनज़र की नज़र लगी है हमें। देखिए, मकसद ये है कि अगर कोई अच्छा काम होने जा रहा है तो मैं कहता हूँ कि आपकी ऑरेंज ट्रेन भी इसी के अंदर में आएगी। हाँ, इसी में ही काम चलेगा। आपकी बहुत सारी कैपेसिटी जो है बिजली की, लाहौर की खास तौर पर देखिए 70 मेगावाट बिजली जो है उसका कहा गया था कि पैदा हो सकती है। अगर ये मंसूबा लग जाता है तो फिर ज़ाहिर पता अगर गोरा आएगा तो वो इसको बढ़ाएगा भी। तो अरबों रुपए का मालियाती मंसूबा है जिसमें देखें, अगर आप बात करें इस साल 2023 की तो जनवरी में इसके 15 सैंपल्स अलग अलग जगहों से लिए गए। अच्छा। महमूद भुट्टी, लखुड लैंडफिल साइट से लिए गए और इन सैंपल्स में देखा जाना था कि कहाँ से हम किस किस कूड़े से, यानी सारी बात है वो लिचड़ हो जाता है ना, जब बारिश पड़ती है तो वो एक पूरा ऐसा कूड़े से फिर जो कूड़ा होता है उससे बिजली बनाने का भी एक फ़न है पूरा। तो उसके ऊपर बाकायदा इसके ऊपर प्लानिंग हुई, इसके ऊपर स्टडी की जा रही थी, वर्किंग पेपर तैयार हो चुके थे, वो बाकायदा बहुत तेज़ी से काम किया गया। और हमने ये भी देखा कि जनवरी फरवरी में तो हुकूमत जो है, साबका हुकूमत मौजूदा नहीं, अच्छा, वो इसके पीछे चढ़ चुकी हुई थी कि हमने ये करना है। और इवन के जो बाहर की कंपनीज थी उनको पाकिस्तान मदऊ किया गया। वो कोई नॉर्वे से आ रहा है, कोई जर्मन से आ रहा है, कोई स्वीडन से आ रहा है, कोई डेनमार्क से आ रहा है। तो वो तमाम लोग जो है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने अपना इंटरेस्ट शो किया तो वो नॉर्वेजियन कंपनी थी और उन्होंने इवन के जो साबका सीएम थे उनसे बातचीत भी की, मुलाकात भी हो चुकी। अब वो अपने जो इनके साथ एक MOU साइन हुआ, जो एक तरीक़ाकार तय हुआ, उसके लिए अब वो ये कह रहे थे कि हम अपने फंड जो है वहाँ से अपनी मीटिंग्स करके तो फिर आपको लेकर आएंगे। अब ये बात मुझे अभी तक याद है, ये बात यहीं भी रुक गई थी। ओके। अच्छा, फंड्स तक बात पहुंच गई थी, पेपर वर्क भी हो गया। इसका फंड क्रिएट हो गया आपके महकमा बल्दियात में, एक अकाउंट क्रिएट हो गया जिसमें वो फंड आने थे। इसमें सरमायाकारी बोर्ड ने साथ मिलना था। यानी कि जाहिर बात है खाली ये लाहौर वेस्टमेंट या वेस्ट कलेक्शन कंपनीज तो नहीं कर सकती, ये इसके लिए बाकायदा तमाम जो लेस्को के इदारे थे उन्होंने इन होना था। उसमें आपकी जो बिजली है वो ये थोड़ी है कि आपको बिजली पैदा कर दी तो आप लाहौर नहीं, और फेडरल ग्रिड में जानी है, तमाम तक जो सूरत PM तक ये सारा सूरत जो है ब्रीफ होनी थी। अब बात कहाँ पे देखिए जी, मेरे घर से भी कूड़ा निकलता है 2 किलो 3 किलो 4 किलो, हर घर से तकरीबन एक घर का ना सारों का मजमूई तौर पर इन्होंने 2 kg का रखा होता है। किसी के घर में नहीं भी निकलता, किसी के घर में से पाव भी निकलाता है, मगर उन्होंने मजमूई तौर पर 2 kg का रखा होता है। पूरे लाहौर में अगर बात की जाए तो 5 से 6 हज़ार मैट्रिक टन पूरा। अगर छुट्टी का दिन है तो ये ज़्यादा हो जाता नहीं, छुट्टी का दिन है तो मार्केट्स बंद होती है ना, 3500 से 4500 के दरमियान जो है इनकी ना वो कैपेसिटी होती है। अब ये तमाम जो सूरत हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ तय हो गई और ये बड़ी खुशाइन बात थी। और मुझे अभी तक याद है कि इसके लिए इतनी तेज़ी से बोर्ड इजलास हो रहे थे, सब कुछ ऐसे गायब हुआ है, सब फाइलें ऐसे गायब हुई हैं जैसे पता नहीं क्या हुआ है। नज़र लगना तो दूर की बात है, नीयत की बात है इसमें। अच्छा, नियत तो हो ना, नियत हो। लेकिन ये भी थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है दूर कर दें हमारे देखने वालों को कि ये जो मंसूबा था ये साबिक गवर्नमेंट लेकर आई थी या पहले से ये मंसूबा चल रहा था और उसके ऊपर वर्किंग? देखिए आपकी ना, मैं आपको पहले बता दूं कि 2012 में जब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई गई थी ना, तो ये सफाई के लिए तो है ही थी,
सही। मगर इसको साइंसी बुनियादों पर लेकर लाया गया था, इसलिए ये कंपनी बनी थी। ओके, साइंसी बुनियाद क्या है कि जी इसकी लैंडफिल साइट जो होगी वो कैटेगरी में नंबर 1 होगी, उसकी 5 लेयर्स होंगी। जहाँ पे कूड़ा डंप होगा उस कूड़ा डंपिंग को जो है वो साइंसी तरीके से किया जाएगा। लेयर बिछाई जाएगी, जियो मेम्ब्रेन होंगे, ऊपर कंकरियाँ होंगी, यानी कि कूड़े का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कूड़े के नीचे का जो बेड है जहाँ से पानी जो है लोगों को घरों को जाता है, वो कूड़े का नीचे का जो बेड है वो ख़राब हो जाए। अच्छा, आप कभी आपको वक़्त मिला तो आपने लकुड़े लैंडफिल साइट लाजमी जाना है। अच्छा, कम से कम 4 दिन का बुखार चढ़ेगा। 4 दिन इतनी स्मेल। अच्छा, वहाँ पे आपने जब सांस एक दफ़ा ले लिया ना, ये ऐसे ही है कि आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एक दिन के लिए तो आपके वो जो बदलाव आता है ये ऐसे ही है, मगर जब आप इधर जाते हैं तो वो आपको मास्क देते हैं, आपके बाकायदा किट देते हैं सारी। इसके बावजूद जब आप किट पहनते हैं तो आपको अंदर भी स्मेल आ रही होती है कि हम एक जगह पे आए हैं, वहाँ पे ऐसे लगता है जैसे ऊपर जो है वो कभी और चीलें नजर आ रही हैं, नीचे मतलब वो इतनी लैंड जो है फुल हो गई हुई है। वो तो फिल हो गई हुई है ना, अब तो इनके पास जगह नहीं है ना, ये तो जगह ढूंढ रहे हैं पिछले 3 सालों से। अब मकसद ये कहने का है कि बेड हो चुका हुआ है ख़राब। बेड से मुराद ये है कि जो उसके नीचे पानी जा चुका है ना, जो इनका कूड़े का जो दलदल बन जाती है ना जिसे लिचड़ कहते हैं, वो नीचे तक जा चुका है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द के गाँव की ज़मीनें ख़राब हो चुकी हैं। जो जहाँ पे वो अपने गांव की ज़मीन के लिए पानी के लिए ट्यूबवेल लगाते हैं, छोटी टरबाइन लगाते हैं, तो वो पानी ख़राब आता है, यानी कि वो गंदा पानी आता है। सही। अब वो ज़्यादा नीचे जाएंगे 800 मीटर तक तो ज़्यादा पैसे लगेंगे। देखिए ना, कहाँ पे आपको 100 मीटर पे पानी अच्छा मिल रहा है, 200 पे मिल रहा है, 300 पे, कहाँ पे 800 पे जाकर लेना पड़ रहा है आपको। अब फ़र्क आ जाता है। अब मकसद ये कहने का है कि जो कूड़ा है वो उससे बिजली पैदा करनी है, रोशनी पैदा करनी है, और वो किसके लिए? लाहौर के लिए, आने वाले वक्त के लिए, लोगों के लिए ना, एक आम आदमी के लिए। अब आप ये देखें, अगर ये मंसूबा लग जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी लगाना है, आज इसके फंड्स है 10 अरब के करीब जो बताए जा रहे हैं, तकरीबन आगे 20 अरब हो जाएंगे। नहीं, आज भी लगाना है और ज़रूरत के तहत कल को लगाना ही है। हाँ। अच्छा, क्योंकि आपके लाहौर में कूड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, आपका शादरा, आपकी 500 से ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं आपके। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूँ, साफ कूड़ा भी है जिससे बिजली पैदा करने के इनके बड़े चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने उसको पहले सेग्रीगेशन करना है 3 किस्मों में। कि ये कूड़े से नहीं बन सकती, ये किससे नहीं। तो अगर फर्ज करें 6000 मैट्रिक टन रोजाना आता है, उसमें से 3000 मैट्रिक टन कूड़े की बिजली पैदा हो सकती है, तो भाई एक तो आपको लैंडफिल साइट की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, एक आपके पास जो जगह वो भी सेट हो गई। अब आपकी बंद वाली साइड पे, रिंग रोड वाली साइड पे महमूद बूटी का इलाका, यानी कि शादबाग के सामने महमूद बूटी से लेकर आपकी लकुड़े लैंडफिल साइड की इर्द गिर्द की ज़मीनें जहाँ पे रूडा इस वक्त काम कर रहा है, तो वहाँ पे जब वो एक वक्त में वो अर्बन एरिया बनेगा तो उनके घरों में कौन सा पानी जाएगा, कौन से टेस्ट करवाए जाएंगे, ये किस तरह, यानी कि आप एक चीज़ को बिल्कुल ही उसको ऑफ कर रहे हैं, उसको आप लेकर चलना चाहते हैं तो कर दें बस। लेकिन क्या वजूहात क्या हैं, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं कि 50% काम हो गया, फंड्स तक आने वाले थे, तो एंड पे आगे क्यों अब रोक दिया अब मैं आपको, आप बिलीव करें, एक वक्त आएगा मुरख लिखेगा कि एक दिन की रुदाद लिखेगा। अब आप ये देखिए कि जनवरी से लेकर ये मई आ गया है, क्या कोई सेटलमेंट हो रही है शहर की कोई कामों की? आप सोचते कुछ अगले दिन कुछ और हो रहा होता है। यही सूरत हाल, सियासी पारा आप देखें, सियासी कुशीदगी देखें, और उसके साथ साथ अफसरान की उठक बैठक। तो ये क्या सियासत की नजर हो गया? बिल्कुल। देखिए, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन तो तभी होता है ना कि आप इतने इजलास कर चुके, आप संजीदा थे, तो कोई बंदा जहाज पकड़ के बाहर के मुल्क से आया ना इधर, वैसे कौन आता है? आपने टेंडर अपना लॉट करना है, आपने बहुत सारे काम करने हैं, इसके ऊपर वर्क करना है। देखें, जब बंदा आगे बढ़ता है, नीयत साफ हो, तो आगे एक कदम के बाद 10 कदम के लिए अल्लाह ताला आपका रास्ता खुद बना देते हैं। अब मकसद ये है कि एक कदम तो उठाया, मगर उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट का
बार बार चेंज होना, बार बार तब्दील होना, और अब निगरान गवर्नमेंट का आना, तो निगरान गवर्नमेंट वैसे फैसले नहीं कर सकती, वो इसलिए कि जो आपकी असम्बली होती है, कानून साज होती है, वो उसमें बाकायदा तमाम लोगों को लूप में लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है जी हम ये मनसूबा लगाने जा रहे हैं तो लगा लें, क्योंकि वैसे भी निगरान हुकूमत जो है वो इलेक्शंस कराने आती है ना, वो इस तरह की चीज़ों के हवाले से तो नहीं आती। फील होते हैं ना, आपका आइन कहता है, मगर मकसद ये कहने का है कि अभी मौजूदा सूरत हाल में आपके पास इतना कूड़ा है, आप रोज़ उठा रहे हैं, रोज़ डंप कर रहे हैं, और तकलीफ ये होती है कि जो डंप हो रहा है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि वो लीचेड बन जाएगा, जैसे ही बारिश होगी उसके ऊपर पानी पड़ेगा, वो खत्म हो जाएगा, और उसमें आप कोई साइंसी तरीके से तो उसको डंप नहीं कर रहे, कोई जियो मेमोरी नहीं है, और इसी चीज़ के पैसों से आप कूड़ा भी उठा रहे हैं। आप इसके जितना अंदर जाते जाएंगे आप कहेंगे ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, लाहौर में क्या हो रहा है, यानी कि आपके शहर को पहले सफाई की ज़रूरत थी, खड्डा पड़ गया, सफाई ख़राब हो गई, सफाई करवाई सड़कों की, उसके बाद कंटेनर्स की ज़रूरत थी, ज़रा खूबसूरत नजर आए, कंटेनर्स भी आ गए, मशीनरी नहीं थी, मशीनरी की ज़रूरत पड़ी तो 944 गाड़ियाँ मंगवा ली गई 2020 से लेकर 2023 तक। अब इनके पास फ्लैट मुकम्मल है, अब इनके पास सड़कों की धुलाई सफाई के लिए वॉशिंग मशीनें आ चुकी हुई हैं, अब इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सवाए अपनी सेंट्री वर्कर्स की तादाद बढ़ाने के, उनका HR सिस्टम सेट करने के, उनको तनख्वाहें बढ़ाने के, उनके बारे में सोचने के, यानी कि इसके अलावा इनके पास कोई नहीं है। इन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है, क्योंकि पैसे कौन दे रहा है, हुकूमत। जब कूड़े से बिजली पैदा होगी तो आपको पता है LWMC कंपनी नहीं रहेगी, ये एक कंपनी नहीं है, ये मुख्तलिफ शहरों की कंपनी है। आपके लाहौर में बिजली पैदा हो रही है, आपके गुजरात में हो रही है, यानी कि जगह जगह पे लगना था, वो तमाम एक सेटअप एक मॉडल के तौर पे तो पहले लाहौर शुरू होना था। अब इब्तदाई जो है एक दफ़ा करके तो देख लें, अब करना शुरू हुआ तो वो ख़त्म हो गया, यानी कि ख़त्म होने से मुराद फाइल से आ रहा है। अब दोबारा कोई हुकूमत आएगी, वो फाइल देखेगी, वो ऐसे करेगी, दोबारा जी इसकी प्लानिंग करके दोबारा वर्किंग कर। मैं आपको कह रहा हूँ ये ज़रूरत है, इनडीड ये इतनी ज़रूरत है जिसकी कोई हद ही नहीं, क्योंकि आपके आने वाले वक्त में आपको बिजली नहीं नज़र आ रही। आप कब तक जो है वो देखिए, अब खुद मुख्तार है ना, आपके पास यहाँ तो सहूलत ना हो जी, पानी गायब हो गया, पानी नहीं है। अब एक और तरीका है जी, इससे बिजली पैदा हो सकती है। कूड़ा इकट्ठा होता है, यहाँ तो ना होता 500 मेट्रिक टन होता, 100 मेट्रिक टन होता, तो फिर 6500 मेट्रिक टन तक जाता है कूड़ा। ये मैं बड़ीर की बात नहीं कर रहा, बड़ीर में तो 55,000 तक जाता है, मगर वो अलाइशें होती हैं उनसे नहीं, कि वो तो कुछ और चीज़ है ना, उसको तो डंप ही करना ना आपने। मगर ये जो कूड़ा है इसको उठाना है, इससे उठाकर आपके लाहौर जो है, जिस तरह ऑरेंज ट्रेन की वजह से आपका लाहौर जो है दुनिया में बात की जाती है कि जी ऑरेंज ट्रेन वहाँ पे है, मेट्रो बस वहाँ पे है, सफरी सहूलियात जहाँ पे होती हैं, ज़मीनी रास्ते छोटे हो जाते हैं, ज़मीनी रास्ते छोटे होते हैं, तो लोगों को अपना काम काज करने में। और अगर ये बिजली भी बन रही होती 70 मेगावाट, तो मेरे ख्याल से ये जो आजकल हमारा बिजली शॉर्टेज का मसला आ रहा है, ये भी अच्छा, हमारा मैं बेहतर हो आपके जाता। प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात, निगरान वज़ीर बल्दियात वो बड़ा दर्द दिल रखते हैं। अच्छा। वो लाहौर के लिए कहते हैं, मैं अभी यंग हूँ, मगर अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, क्योंकि एक बंदा जब काम में आता है तो फिर वो कोशिश करता है, मैं उनसे ही कहूँगा कि वो इस मनसूबे को थोड़ा सा आगे लेकर चलें, क्योंकि वज़ीर बल्दियात है, अपने सेक्रेटरी बल्दियात को बुलाएं, उनसे गुफ्तगू करें, उनसे मीटिंग्स करें, कोई LWMC से बुलाएं, बिल्कुल आता है, बल्दियात नहीं MOU साइन करने हैं, बल्दियात ने ही कंपनीज को कहना है, क्योंकि कंपनी सारी बल्दियात के मुतहत है, लोकल दारे हैं सारे कंपनीज, ये अपने अपने पेरेंट डिपार्टमेंट के साथ चले लिंक तो हैं, मगर कंपनीज जो हैं वो बल्दियात के मातहत हैं, वहाँ पे ही रिपोर्टिंग करते हैं ये सारा कुछ। मगर मकसद ये कहने का है कि शहर लाहौर के अब देखें 9300 किलोमीटर लंबी गलियाँ, वहाँ पे रोज़ाना सेंट्री वर्कर इतनी जान जोखों में डालकर इतना यानी कि वो काम करते हैं, यानी कि आप एक सेंट्री वर्कर से बात तो करें, वो आपको अपनी 100 बीमारियों के बारे में बताना शुरू कर देगा। उसको ग्लव्स नहीं है उसके पास, अब अगर ग्लव्स दिए जाते हैं तो वो कहता है जी गर्मी बड़ी लग रही है जी, वो हाथ नहीं सही तरह चलता मेरा। अच्छा, अगर आपको शूज़ नहीं है, वो उनके मुताबिक, अगर उनको शूज़ दिए जाते हैं वो कहते हैं ये पहने नहीं जाते, कैसे। अब वो ना ईजी रह के काम, जब वो ईजी रह के काम करता है उसको बीमारियाँ पकड़ लेती हैं, उसके पाँव में जल्दी बीमारियाँ हैं, उसके हाथ में जल्दी बीमारियाँ, उसके अंदर, यानी कि कभी कभी हम किसी से कोई बंदा मिल जाए ना हमें, यानी कि मेरी गली गई तो मैं उससे पूछता हूँ आपका मेडिकल कैसे चल रहा है। अच्छा। पाजी वो गए हाँ उन्होंने 30 तारीख देती है, अभी कौन सी डेट जी 5 जा रही है, यानी कि 5 तारीख के बाद आपको 30 की मिलनी है,
25 दिन बाद आप 25 दिन तब तक क्या पता है वो बीमारी यहाँ तो ठीक कर दे तो यहाँ ठीक वो हो जाए खुद ही। यानी कि ये तमाम सूरत हाल सामने चल रही होती है। ये जो इस वक्त कूड़ा कंपनी है, जिसको हम सफाई कंपनी कहते हैं, वेस्ट कंपनी कहते हैं, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है साइंसी एतबार से, आपके हर लिहाज से, क्योंकि आपने ये कूड़ा डिस्पोज ऑफ करना है और उसके लिए बता दिया गया कि यार डिस्पोज ऑफ अगर करना है तो ये चीज़ें कर सकते हैं, इन चीज़ों से बिजली पैदा हो सकती है। देखिए ना, कोयले से बिजली पैदा हो रही है, पानी से हो रही है, हवा से हो रही है। अब नॉर्वे देख लें, वहाँ पे आप विंड से कर रहे हैं बिजली पैदा। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे ममालिक हैं जो कर रहे हैं, विंड से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जर्मनी कर रहा है। उनको किसी से बिजली लेने की जरूरत ही नहीं। अब फर्ज करें लाहौर शहर में अगर कूड़े से बिजली पैदा होगी तो दूसरा सूबा नहीं देखेगा जी मैंने भी करना, कराची आ जाएगा। अच्छा, कराची देखेगा तो फिर खैबर KPK नहीं देखेगा। अब जब एक एक शहर का मॉडल बन जाएगा कि कूड़े से बिजली पैदा हो रही है, खुद मुख्तार हो जाएंगे हम। यानी कि ग्रिड स्टेशन लग गए, यानी कि लाहौर शहर को आपके फेडरल से अपनी बिजली लेने के लिए जरूरत नहीं। तो फिर क्या वजह है कि हमें खुद मुख्तार नहीं होने दिया जाता? मतलब एक मंसूबा शुरू किया जाता है जब हमें लगता है कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, वो रास्ते में आके बंद हो जाता है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ मतलब जितने भी इस तरह के मंसूबे हैं ना इमरान, जो अच्छे हमारे लिए साबित हो सकते हैं, कारआमद साबित हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं डिले हो जाते हैं, सुस्तरवी का शिकार हो जाते हैं और एंड पे आके फाइल्स जो हैं वो जो पड़ी रह जाती हैं। देखिए मुनीबा, मुझे तो यही मेरी जो रिपोर्ट है, जो मैं खुद बातचीत की है, आज से 4 माह पहले तक तो ये 10 अरब का ना कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं था। ये इनिशियली उन्होंने बताया था कि इतनी रकम हो सकती है, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि अगर आज से 4 माह पहले था तो 4 माह पहले डॉलर इतने का नहीं था। जी बिल्कुल। नॉर्वेजियन करेंसी इतने की नहीं होगी। देखिए आज जो है रेट बदल चुका है, आज भी आपका डॉलर थोड़ा सा ऊपर गया है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है रोजाना। अच्छा, हम शायद सोचते हैं कि ये एकदम ही कुछ होगा तो ये 100 रुपये कम हो जाएगा। ना, ऐसा होता ही नहीं है। कभी भी नहीं देखा कि दूध अगर कीमत ऊपर नहीं है तो वो नीचे आ जाए और हुकूमत के जी हमने बकवानी है। यानी कि ये अब 2007 नहीं है कि 2 रुपए की रोटी का कोई नारा लगा देगा। अब ये नहीं, क्योंकि 2 रुपए की रोटी के भी बाद में हिसाब देना पड़ता है, कहाँ से कैसे जवाब दिया आपने। अब मकसद ये कहने का, अब हर बंदे को पता लग गया है क्या सूरत हाल चल रही है और हमारा भी पता चल गया इनको चलाना कैसे है। अगर आपने अपने सूबे के शहर को लाहौर बोलता है, लाहौर जब यानी कि जब लाहौरिये जब इकट्ठे होते हैं वो बोलता है तो पता चलता है कि लाहौर निकला है। तो यही है, गुंजाइश यही है कि शहर लाहौर ना बहुत बड़ा हो चुका है। 1,31,08,000 के करीब इसकी सेंसिस के मुताबिक आबादी सामने आ चुकी है। ये अभी इसका स्टैटिक इदारा शुमारियत ने अभी इसका ऐलान करना है, मगर जो फिगर मेरे पास आए, जो मेरे पास कंप्यूटराइज जो व्हाट्सएप इसके शॉट आए, उसमें ये आबादी सामने आ चुकी है। अब इसका बैकलॉग कितना है, थोड़ा सा 4-5 हज़ार ऊपर हो जाएगा, मगर तय हुआ कि 1,31,08,000 समथिंग है, ठीक है। अब ये देखें कि जब ये आबादी इतनी है, पिछले 5 साल पीछे चले जाएं 2018 में तो 1,11,00,000 थी, कंटोनमेंट की 10 लाख थी और लाहौर शहर की 1 करोड़ आबादी थी, 1,01,00,000। अब दोबारा से 5 साल बाद तो 20 लाख आबादी बढ़ गई है, 20 लाख आबादी बढ़ गई है। आपका लाहौर वो इमामिया कॉलोनी से शुरू हो रहा है और जाके रायवंड पे खत्म हो रहा है, एग्जैक्टली मांगा मंडी पे खत्म हो रहा है, मुल्तान रोड, वागा पे खत्म हो रहा है। वागा से आगे जाना है तो फिर आपको पता 0 किलोमीटर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अच्छा ये था पहले लाहौर कंट्रोल था, पहले लाहौर कंट्रोल था, अब लाहौर कंट्रोल नहीं है, अब तो प्लानिंग ही नहीं है लाहौर शहर में ना। अब कोई सोसाइटी है तो वो उसने अपने अंदर SOPs बना लिए हैं। किसने फिर प्लानिंग करनी है? मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि एक जगह में जनाजा पढ़ने गया तो वहाँ पे 4.5 लाख रुपया ग्रेवयार्ड में एक कब्र का लिया गया और वो घर वाले तो पहले ही परेशान थे, वो कितना परेशान बाद में होंगे कि यार मर के भी जिए तो कहाँ जाए, यानी कि बंदा कहाँ से मरना भी भूल जाए। अब ये सूरत हाल देखें कि हमारे पास जो है वो सड़कों के लिए अगर हम सोचते हैं कि मैंने एक सोसाइटी कट करनी है तो इतने घर बनाने हैं तो मैं उसी वक्त सड़क का साइज छोटा कर लेता हूँ, 2-2 फुट भी करूँगा तो मुझे उससे फ़ायदा हो जाएगा। सही। अब लाहौर शहर में सोसाइटीज़ का इसको चैम है, आपकी 500-700 से ज़ायद सोसाइटीज़ हैं। कूड़ा इकट्ठा करना, कूड़े को डंप करना कोई मसला नहीं है।
आपने एक लफ्ज़ बोला ज़िला इंतज़ामिया। अब मुझे बताएं कि कराची के कितने डीसीज हैं, कराची कितने हिस्सों में तकसीम है। आपका लाहौर शहर का एक डीसी वो बैठा हुआ है ज़िला कचहरी में, बात हो रही है मांगा मंडी की, वो इधर से पहले मांगा मंडी जाएगा या असिस्टेंट कमिश्नर से रिपोर्ट मंगवाएगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो इस तरह से ये तमाम चीज़ें जो है वो इकट्ठी कर सकता है। देखिए उसको और कोई जी ज़मान पार्क को चेक करें, जी मीनार पसंद ग्रेटर इकबाल पार्क में फलां प्रोग्राम आ गया है, फलां डेलीगेशन, यानी एक दिन में वो क्या क्या काम करेगा। लाहौर जब तक इसको ज़रूरत है, इस वक्त मैं ज़रूरत की बात कर, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करने की ज़रूरत है। चाहे इस पे भी तो काम हो रहा था ना, खत्म ना, वही तो कह रही हूं, इस पे भी तो काम हो रहा था, वो भी खत्म कर दिया गया शहर में बल्दियाती नुमाइंदे नहीं है। लाहौर पिछले 1.5-2 साल से बगैर बल्दियात के चल रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखिए कमिश्नर लाहौर डिवीजन कोई पॉलिसी सेट करेंगे या कोई भी जो फैसला साजी करेंगे तो वो अपने बिहाफ पे अपने लोगों के साथ बैठ के खुद ही गपशप लगाएंगे। ये नहीं हो सकता कि एक असम्बली चल रही है, उसमें एक इजलास हुआ है, उसमें तारीख पेश की गई है। बस ये बता दें, ये जिस मंसूबे पे हम बात कर रहे थे इसका कोई फ्यूचर नहीं नजर, अगले प्रोग्राम में बात होगी आपसे। ठीक है कि इसका आगे वाला फ्यूचर क्या है क्या नहीं है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। इमरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, नो वेस्ट टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह कूड़े से एनर्जी बनाई जानी थी, बिजली बनाई जानी थी, लेकिन वो मंसूबा ठप होकर रह गया है और जनाब उसके ऊपर अब कोई भी पेशरफ्त हमारे सामने मौजूद नहीं है। सेगमेंट है हमारा इनक्रेडिबल वुमेन, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की उन बहादुर और बाहिम्मत बेटियों से जो मुल्क व कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रही होती हैं। जनाब, गुज़श्ता बरस की तरह इस साल भी 5 बासलाहियत पाकिस्तानी अफराद ने मशहूर अमरीकी बिजनेस मैगज़ीन फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में अपनी जगह बना ली है, जो कि पूरी कौम के लिए एक फ़ख्र की बात भी है। और इस लिस्ट में शामिल पाकिस्तानियों में मल्टी मीडिया विजुअल टेक आर्टिस्ट आयशा मुबारक अली कौम की एक ऐसी बेटी हैं जिस पर वतन को नाज है। आयशा मुबारक अली एक फ़ाइन आर्टिस्ट, विजुअल आर्टिस्ट और फैशन डिज़ाइनर होने के साथ साथ डिजिटल मीडियम में भी काम करती हैं। और आयशा ने जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिसर्च, रिसाइकलिंग और दीगर तरीक़ों का इस्तेमाल करके बैनुल-अक़वामी सतह पर खूब पज़ीराई भी हासिल की है। और आयशा पहली पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के साथ काम भी किया है। और 2022 में उनका आर्ट वर्क मेल्थ 2 के लिए स्पेस एक्स के ज़रिए बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन भेजा गया था। और आयशा ने 3D मॉडलिंग और धातु का इस्तेमाल करके फ्यूजन आर्ट भी तख्लीक किया था। और उनका ये जो काम है ये NFT, फोर्ब्स, मिडल ईस्ट और दीगर मैगज़ीन्स में भी नुमाया किया गया। उन्होंने जून 2022 में मेटावर्स फैशन काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड में भी शमूलियत इख्तियार की और वो बरतानिया के एक ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म मेटा विजनरीज़ की शरीक बानी और डायरेक्टर भी हैं। ताहम उनकी मज़ीद अचीवमेंट्स के बारे में और उनके इन स्किल्स के बारे में जानते हैं। इस वक्त आयशा स्काइप के थ्रू हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा मुबारक अली हैं। आयशा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयशा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपका नाम फोर्ब्स में आया है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है एक ही, और कितनी एक्साइटिंग न्यूज़ थी आपके लिए ये। बिल्कुल, ये एक्साइटिंग न्यूज़ इस वजह से है क्योंकि ऑब्वियसली जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो बहुत कम होता है कि हम देखते हैं कि कोई ना कोई हम में से आ रहा है, आर्ट को आगे लेके जा रहा है, हमारा नाम आगे लेके जा रहा है। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी एक्साइटिंग मोमेंट अलॉन्ग विद 4 अदर पीपल। तो हम 5 लोग आए हैं फोर्ब्स में, सो यस, इट्स एन ऑनर। लेकिन 5 लोगों में सिर्फ आप अकेली पाकिस्तानी लड़की हैं जिनका नाम इसमें आया है, और ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए भी, और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। जी बिल्कुल, लड़कियां क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, आर्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें इतना आगे नहीं आती, बट आई थिंक कि दिस इज़ अ टेस्टमेंट कि लड़कियां भी कर सकती हैं और उनको भी आगे आना चाहिए। और ये सारी जो
इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं उसका पार्ट बनना चाहिए, बिकॉज इट्स डेफिनेटली पॉसिबल। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए, किस तरह आपने ये स्टार्ट किया, और जिस तरह आप कह रही थी कि टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादातर लड़कियों का इंटरेस्ट नहीं होता या रुझान नहीं होता, तो आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, किस तरह आप इसमें आगे आती गई? बिल्कुल, देखिए मैंने एक फ़ाइन आर्टिस्ट की तरह अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। मैं ट्रेडिशनल मीडियम्स में अपना काम बनाती थी। मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं, बहुत ज़्यादा फ़ाइन आर्ट्स किया है। बट कहीं न कहीं मेरा टेक्नोलॉजी में और लेटेस्ट जो अपडेट्स होती हैं कि दुनिया कहाँ किस साइड पे जा रही है, मुझे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं जहाँ जैसे हो सकता था उसको अपने काम में ज़रूर शामिल करती थी, रिसर्च करती रहती थी। इवन मैंने ग्रेजुएटेड, जब मैं इंडस वैली से ग्रेजुएट हुई हूँ, तो उसके बाद से मैंने अपनी जो टेक्नोलॉजी वाली जो एक शौक है वो अपना साथ-साथ रखा। और ये है कि पहले तो शुरू में मैं सिर्फ डिजिटल आर्ट करती थी, बट आहिस्ता-आहिस्ता मुझे क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे इस चीज़ का इंटरेस्ट था कि हम किस तरीके से स्पेस को डिपिक्ट कर सकते हैं काम में, और स्पेस टेक्नोलॉजीज़ और फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इसको यूटिलाइज़ करके हम कैसे दुनिया से आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे वो वाले काम कर सकते हैं और ऐसा आर्ट बना सकते हैं जो मीनिंगफुल है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। क्योंकि जो अभी बिजनेसेस अच्छा आ रहे हैं, जो आपने ये भी टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की है, ये हमारे लिए बहुत न्यू एक कह ले कि चीज़ है, या न्यू टर्म हम सुन रहे हैं आपसे और हमारे देखने वाले भी, तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें, ये होता क्या है, किस तरह किया जाता है? बिल्कुल, देखिए आज तक हम लोग जो है ना स्पेस को समझते हैं कोई ऐसी चीज़ है जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, ठीक है? हाँ। सबसे पहले तो ये एक मिसकंसेप्शन है। अब जो है ना, जितना आप अगर आप चेक करें कमर्शियल स्पेस टेक्नोलॉजीज़ को, अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे, तो आप देखते हैं कि कितना काम दुनिया में हो रहा है। स्पेस इज़ वेरी एक्सेसिबल नाउ। तो आज अगर हम बात करते हैं बिज़नेसेस की और टेक्नोलॉजीज़ की, तो स्पेस के डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं। उनमें से इनोवेशन एक है, उनमें से इंजीनियरिंग एक है, उनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मैंने बताया वो एक है, ठीक है? कस्टम जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनके साथ आप साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को किस तरह स्पेस में भेज सकते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, उस पर भी हम वर्किंग कर रहे हैं मेटा विजनरीज के साथ। तो उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि साइंस जहाँ आ जाती है, साइंस और आर्ट का जहाँ फ्यूजन आ जाता है, वो मेरा इंटरेस्ट है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो कि आप कह लें, और हेल्थ केयर, तो ये वो एरियाज़ हैं जो कि बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी भी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम एक स्पेस से रिलेटेड इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं, स्पेस एजुकेशन से रिलेटेड, जिससे लोगों को अवेयरनेस आए, तो बिल्कुल पाकिस्तान भी एक ऐसा कंट्री बन सकता है जो स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा सकता है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। बट पॉइंट इज़ कि हम पहले उसकी अवेयरनेस को खड़ी करें कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको एड्रेस करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम पूरी दुनिया के साथ कम्पीट करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर स्पेस के हवाले से, स्पेस स्टडीज़ के हवाले से, टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से बच्चों को बताना चाहिए। सिलेबस में मेरे ख्याल से इसके हवाले से बात करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है हमारे एजुकेशनल सेक्टर में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अगर देखा जाए तो। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए, अगर हम बच्चों से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए। अब काफ़ी बच्चे होते हैं, उनको एक जो स्टार्स है उनसे एक्साइटमेंट होती है, बट वो फिर वहीं रह जाती है, क्योंकि हमारे स्कूल्स और हमारे जो कॉलेजेस हैं उसमें स्पेस करिकुलम तो होता ही नहीं है। साइंसेस होती हैं, बट उसको भी पढ़ाने का तरीका इट्स अ बिट आउटडेटेड। तो अगर हम चीज़ों को आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर टीच करें, विच इज़ मोर टुवर्ड्स द सॉफ्टवेयर साइड, हार्डवेयर ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे मेटावर्स से रिलेटेड पूरी दुनिया में इस वक्त काम हो रहा है, और ये जो VR टेक्नोलॉजीज़ है उस पर काम हो रहा है, तो हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि केस स्टडीज़ क्या हैं, किस तरीके से आप एक टेक्नोलॉजी को दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे काम करें। खाली ये नहीं कि आपने साइंसेस में काम कर दिया और आपने हेल्थ केयर में काम किया, आपने बच्चों को सोचना सिखाना है। बेसिकली दैट्स द थिंग आई वुड ट्राई टू एम्फसाइज कि अगर आप बच्चों को सोचना सिखाएंगे, दिस इज़ वेयर दे विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट दे कैन become the artists, they can become thinkers, they can become scientists and space scientists, and goes on. And यही वजह थी कि हमने जो अपना काम है, मैंने अपना काम, मेरा स्पेस पे गया था लास्ट ईयर जून में, तो एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। हम अभी भी एक्सपेरिमेंट्स भेज रहे हैं, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन न्यू प्रोजेक्ट मेलथ 3 अभी हमने किया, डायबिटीज़ के अभी हमने सैम्पल्स भेजे हैं। एंड अगेन इट्स जस्ट वन एग्जाम्पल कि किस तरीके से आप साइंस को उस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं जो आप इधर अर्थ पे नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो ग्रेविटी है ना। हमें एक ये चीज़ भी समझने की ज़रूरत है कि स्पेस पे जीरो ग्रेविटी इन्वायरमेंट हमें एक ऐसा माहौल देता है जिसकी वजह से हम एक्सपेरिमेंट्स को और एफिशिएंटली उनके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देयर इज़ अ पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल देयर, तो जिसकी वजह से और हमें आर्ट और म्यूजिक और जो साइंसेस हैं इनसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। न्यू एक्सपेरिमेंट्स आपकी पाइपलाइन में मौजूद हैं जो अभी आपने करने हैं, ये जिसके बारे में सोच रही है?
जी, बिल्कुल। अभी मैं जिस प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही हूँ वो स्पेशली स्पेस सूट से रिलेटेड है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इस वज़ह से भी है क्योंकि स्पेस सूट्स हम सब ने नासा और इनके देखे हैं एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग कि एस्ट्रोनॉट्स हमने देखे हैं। हाँ। बट जिस तरीके से कमर्शियल स्पेस एक मैंने जैसे बात की है कि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन की कि इन नियर फ्यूचर हम लोग एज़ ह्यूमन बीइंग्स कैसे स्पेस पे जाएँगे। तो जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं ना तो काफ़ी फिलोसॉफिकल, आर्टिस्टिक क्वेश्चंस भी इसी के अंदर से निकल के आते हैं जो कि मैं एज एन आर्टिस्ट आई एम रियली इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर। तो अभी जो मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ इट्स अबाउट द साइंटिफिक साइड ऑफ स्पेस सूट्स बट देन ऑल्सो the fashion side or you can say the sustainable fashion side of space suits कि हम लोग उसको किस तरीके से visualize करेंगे, किस तरीके से functional बनाएंगे और किस तरीके से हम दिखेंगे. So there are a lot of different layers to this idea of space suits and space identity which I'm actually exploring through my current new media project जिसमें एक छोटी सी फिल्म भी होगी. अच्छा, सही, क्या बात है. लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी आपने कहाँ से इंस्पिरेशन हासिल की या किससे आप ज़्यादा इंस्पायर्ड हुई और आप फिर इस साइड पर आई हैं. मतलब होता है ना एक जिसको हम बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे होते हैं फिर हम चाहते हैं कि हम इस जैसा बनने की कोशिश करें, कोई इंस्पिरेशन हमारी होती है. एग्जैक्टली मुझे टू बी ऑनेस्ट दो चीज़ों में ने बहुत इंस्पायर की है. एक तो ये कि मैं नासा की हमेशा से फुटेजेस देखती थी बहुत पहले से ही. मुझे काफ़ी इंटरेस्ट होता था कि यार आउट ऑफ दिस अर्थ व्हाट इज़ देयर एक दिस आइडिया कि क्या एग्जिस्ट करता है. जब आप इस तरह इमेजिन करना स्टार्ट करते हैं ना तो फिर आपके ज़हन में और आइडियाज़ आते हैं कि हाउ एज एन आर्टिस्ट यू वांट टू परस्यू दैट आइडिया. ठीक है, पहली बात तो ये. दूसरा ये कि मैं एक डिज़ाइनर से बहुत इंस्पायर्ड हूँ जिनका नाम इरिस वान हार्पेन है एंड शी इज़ एन फिनोमिनल डिज़ाइनर बिकॉज शी यूटिलाइजेज 3D प्रिंटिंग की वो टेक्नोलॉजी जो अभी दुनिया में ही बहुत न्यू है. सो शी मेक्स दोज इंजीनियर्ड वियरेबल क्लोथ्स. अगेन दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग टू पास्ट ईयर बट ऑब्वियसली अभी पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं मैं उसको यूज़ कर रही हूँ. बट शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी. तो मैं उनका काम बहुत स्टडी करती हूँ, रिसर्च करती हूँ एंड आई सी हाउ शी इज़ बीन वर्किंग, उनका स्टूडियो कैसा है एंड स्टफ लाइक दैट. सो दैट्स समथिंग दैट आई डेफिनेटली वांट टू परस्यू एट सम पॉइंट इन माय करियर. तो ये मेरी इंस्पिरेशन है. अदरवाइज माय पेरेंट्स इंस्पायर मी, माय फैमिली इंस्पायर मी. मतलब आप जब इसके बारे में सोचती थी स्पेस के बारे में कि मैंने इस पर काम करना है तो क्या थॉट्स आती थी. मतलब एक छोटा बच्चा होता है तो वो सोचता है तो वो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा जो स्पेस है वहाँ पर क्या लोग रह सकते हैं या अभी भी वहाँ पर लोग रहते हैं. ये इस तरह के भी थॉट्स आते हैं ना छोटे बच्चों के दिमाग में. तो आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते थे? देखिए बचपन में वही बात है कि वो जो एक होती है ना एक्साइटमेंट में साइंस फिक्शन फिल्म्स तो हम सब ने आई थिंक हम सब ने ही देखी हैं. सो वी कैन ऑल रिलेट कि वो कितना एक्साइटिंग लगता है. कोई से न्यू वर्ल्ड तो वो एक हमेशा एक्साइटिंग होता है बिकॉज इट्स फिक्शनल. बट इंटरेस्टिंग थिंग इज कि आजकल के दौर में इट्स नॉट फिक्शनल एनीमोर. अगर आप एक्चुअली इफ यू आर कीपिंग अप टू डेट विद द स्टफ दैट इज हैपनिंग एट SpaceX या जो नासा कर रहा है, ब्लू ओरिजिन कर रहा है या इनके साइंटिस्ट जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं जिसका पता भी नहीं है किसी को, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें इतनी साइंस फिक्शन अब रही नहीं है. ऑब्वियसली AI इज वन ह्यूज पार्ट ऑफ इट जो हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ रोबोटिक्स में आ रही है, वो एल्गोरिदम्स में आ रही है, कस्टम मशीन लर्निंग में आ रही है, वो सारी चीज़ें स्पेस पे भी जा रही हैं. दिस इज एन एक्साइटिंग थिंग बिकॉज वी आर सेंडिंग नाउ क्यूब्स जिसके अंदर आप किसी भी किस्म के एक्सपेरिमेंट्स डाल के स्पेस पे भेज सकते हैं. एंड दैट इज जस्ट वन वे ऑफ सेंडिंग योर स्टफ, योर आर्ट, your science experiments directly to International Space Station. और इसकी access भी हमें through MetaVisionary says, which is amazing because you can do a lot of different things just because of this access. तो ये जो दो चीज़ें हैं I think इनकी वजह से ही जो मैंने अभी तक चीज़ें की हैं वो actually execute कर पाए हम. ये नहीं कि we are just working on the theoretical stuff, but हमने actually उसको execute किया, हमने चीज़ें space में भेजी हैं और वो जो space में भेज के उसका जो result है because वहाँ astronaut थे सुल्तान अल नयेदी और उनके साथ हम कांटेक्ट में थे और फिर वो चीज़ें वापस भी आई. दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग. एंड नाउ द थिंग्स आर इन लैब एंड वी आर वर्किंग ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. लेट्स सी कि उसका कितना फ़ायदा होता है. बट द स्टफ इज मूविंग. तो क्या मतलब ये जब आप इस पे वर्किंग करी थी, रिसर्च करी थी, कितना टाइम लगा था और उसके बाद फिर आपका जो वर्क था वो फिर स्पेस पर भेजा गया?
अच्छा, ये इसमें मैं 2 चीज़ें क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी। जो मेरा आर्ट वर्क था वो तो इट्स माय इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, राइट? तो वो तो मैंने उस पे अकेले काम किया है और इस तरीके से मेरे साथ और भी आर्टिस्ट थे। बट जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, देयर इज़ अ टीम ऑफ मेटा विजनरीज़ व्हिच इज़ पुटिंग इट टुगेदर, इट्स नॉट जस्ट मी। तो उसमें डॉक्टर जिम ग्रीन है, डॉक्टर टारा हैं, वसीम है, तो ये सब लोगों ने मिलकर हम लोगों ने और कोलैबोरेशंस की ऐसी और स्पेस एजेंसीज़ के साथ टू मेक इट हैपन। इट्स जस्ट नॉट वन पर्सन बिकॉज़ इट्स नॉट पॉसिबल, बट द आइडिया इज कि आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और लोगों को बताएं कि ये चीज़ें डूएबल हैं। और अगर कोई साइंसेस में भी प्योरली इंटरेस्टेड है तो उसको इन चीज़ों के बारे में क्यों नहीं पता कि ये फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है और वो अपनी चीज़ें आराम से भेज सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपका नासा के साथ किस तरह का रहा, सारी चीज़ें उनके साथ काम कर रही हैं आप, किस तरह का फीडबैक क्या देना चाहेंगी हमें कि मतलब क्या एक्साइटमेंट थी उनके साथ काम करके और क्या क्या सीखा उनसे आपने? बिल्कुल, देखें, जब आप ऐसी एजेंसीज के साथ काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि आपकी एज एन आर्टिस्टिक डोमेन से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? डिफरेंट भी है बट एट द सेम टाइम सेम भी, आई वुड से। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो लर्निंग स्कोप होता है ना, वो आपका बहुत बढ़ जाता है। यू अंडरस्टैंड कि थिंग्स आर ऑलवेज इन कनेक्शन। ऐसे नहीं होता कि आर्ट अपने बबल में एग्जिस्ट करता है और स्पेस साइंसेज अलग चल रही हैं। दुनिया में जो मसले हैं वो हमेशा 1 से 2 डिसिप्लिन्स के दरमियान होते हैं, और जब लोग डिफरेंट फील्ड से आके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं ना, जो डायलॉग होता है, डायलॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो जब लोग आके बात करते हैं और लोग आके जब आइडियाज डिस्कस करते हैं, जो कि हम अपने मेटावर्स में भी कर चुके हैं, बिकॉज हमारे मेटावर्स में आप इमर्सिव रियलिटी में जाके लिटरली यू स्पीक विद एवटार्स ना, जैसे वो डॉक्टर जिम पास खड़े हैं, मैं खड़ी हूँ। तो हम इस तरह की जब एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा आइडियाज़ है और ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। वी अंडरस्टैंड द न्यू पॉसिबिलिटीज़। सो आई एज एन आर्टिस्ट कैन कम अप और मैं किसी इंजीनियर के साथ कोलैबोरेट कर सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ कि अच्छा, यहाँ ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, ये मैं इसको इस तरीके से इन्हेंस कर सकती हूँ, विजुअलाइज कर सकती हूँ। इंजीनियर वहाँ कुछ और करके हम कुछ ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिसमें 3D प्रिंटिंग भी इन्वॉल्व है, जिसमें हम कुछ ऐसा डिस्कस करें जो कि डिज़ाइन से रिलेटेड भी है और उसमें एल्गोरिदम्स भी हैं। तो इस तरह के जो इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स हैं ना, दिस इज़ व्हाट वी नीड। इट्स नॉट जस्ट कि आप कह दें कि ओ मैंने आर्ट बनाया, विच इज़ ग्रेट, आर्ट इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग, बट थिंक अबाउट थिंग्स इन कनेक्शन टू अदर फील्ड्स। सो ये चीज़ें जो है ना, मैंने बहुत सीखी हैं कि जब आप दूसरों के साथ काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है और आपकी जो नॉलेज इनहेंस होती है, इट है देन उसमें एक एक्चुअली एक इम्पैक्ट आता है, एक वजन आता है। सो दैट्स व्हाट आई फील कि मैंने ये चीज़ बहुत सीखी है past 3 years now. So क्या बात है। अच्छा, जो आयशा, जो लड़कियां आपको देख रही है या कोई जो भी देख रहा है जिसका स्पेस साइंसेज में या विजुअल आर्ट में उनका इंटरेस्ट है, तो क्या आप उन्हें टिप्स देना चाहोगी कि किस तरह वो इंडिपेंडेंटली, बिकॉज यहाँ पे एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उतनी अभी हमें नहीं प्रोवाइड की जा रही है उस तरह की चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी से उस तरह हमें नहीं जो आशना कराया जा रहा, तो क्या उन्हें टिप्स दोगी आप कि वो इंडिविजुअली क्या क्या कर सकते हैं या इंडिपेंडेंटली उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, मैं ये कहती हूँ कि ये हमारा आजकल का टाइम बहुत एक्साइटिंग है और लड़कियाँ इसमें बहुत कुछ कर सकती हैं, ख़ास तौर पे इस वजह से कि आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इवन इफ़ यू जस्ट वांट टू अर्न मनी, ये सारे आइडियाज़ जो मैंने डिस्कस किए हैं ये भी पॉसिबल है। आप या तो कोई अपनी रिसर्च स्टार्ट करें, आप उस पर कॉन्टेंट बनाना स्टार्ट करें, यू स्टार्ट पोस्टिंग अबाउट इट, यू स्टार्ट लर्निंग एंड पोस्टिंग साइड बाय साइड। पहली बात तो ये, उससे क्या होता है कि आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग बनना शुरू हो जाती है उस डोमेन में, उस नीश में, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि अगेन आप इसको कल को मोनेटाइज कर सकते हैं। यू कैन सिंपली, अगर मैं छोटी सी एग्जांपल भी दूं, आप उसमें न्यूज़लेटर रन कर सकते हैं, आप उसके ऊपर यूट्यूब वीडियोस बना सकते हैं, आप उन्हीं डिजाइन्स को डिजिटल कलेक्टिबल्स के तौर पे भी सेल कर सकते हैं। मतलब जितनी रिसर्च करके जितना आप उसके ऊपर काम करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आयशा मुबारक अली हमारे साथ मौजूद थी। आयशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और एक दफ़ा दोबारा से कांग्रेचुलेशंस कि आप हमारा नाम भी रोशन करिए, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। आयशा मुबारक अली हमारे साथ मौजूद थी। आयशा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। और जनाब, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू।